हेलो स्टूडेंट, आइए आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हिस्ट्री के क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या हिंद चीन में। ये आपका 5वां क्लास होगा शायद, ठीक है। सारे क्लास प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। जो भी बच्चे पीछे से ज्वाइन नहीं किया है वह ज्वाइन कर सकता है हमें, ठीक है। और आज के क्लास में हम लोग पहुँचेंगे कहाँ, हो ची मिन्ह, ठीक है ना। आपको बताए थे पिछले क्लास तक हम लोग का कंप्लीट हो गया था। पिछले क्लास में आर्थिक नीति, शिक्षा नीति, उससे बाद वाले क्लास में वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं के बारे में हम लोगों ने समझा। और वहाँ की जो में राष्ट्रवाद की कैसे भावनाएं पनपी, कैसे प्रथम युद्ध से नीति का विस्तार हुआ, कैसे फ्रांसीसियों के खिलाफ लोगों के वियतनामियों के भी अंदर राष्ट्रवाद की भावनाएं पनपी, वहाँ पर समझे हम लोग। और आज के क्लास में हम लोग यह समझेंगे वहाँ के जो नेता थे, कौन से नेता हुए, कैसे वहाँ आज़ादी मिली, ये सारी चीज़ आज के क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। आइए सबसे पहले आपको बता दें कि हो ची मिन्ह वहाँ की एक प्रमुख हस्ती, कहा जाता है प्रमुख नेता। हो ची मिन्ह वहाँ के एक प्रमुख नेता। थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कैसे प्रमुख नेता बन गए, इनका क्या मूल गुण है या इनका क्या वियतनाम की आज़ादी में भूमिका है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। हो ची मिन्ह एक बड़ा ही मतलब संगठित नाम है ये। हो ची मिन्ह एक नेता जो वियतनाम के लिए लड़े। इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करते हैं। ये वियतनामी स्वतंत्रता के नेता थे। पहला चीज, इनका पूरा नाम था न्युगेन वान था। न्युगेन वान था, पूरा नाम इनका है न्युगेन वान था, ठीक है ना। और जन्म इनका हुआ था मध्य वियतनाम में। मध्य वियतनाम क्या, वियतनाम के बीचों बीच में, मतलब कोई शहर का नाम होगा, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। इनकी शिक्षा वियतनाम में नहीं हुई थी, पेरिस और मॉस्को में हुई थी। वियतनाम में होती तो ये भी वियतनामी शिक्षा लेकर, वहाँ की फ्रांसीसी शिक्षा लेकर वहाँ के गुलाम बने रहते। इनकी शिक्षा हुई थी पेरिस और मॉस्को में इनकी शिक्षा हुई थी। और कुछ समय तक इन्होंने शिक्षक का भी काम किया, कुछ समय तक ये टीचर रहे एज ए टीचर, ठीक है। तो कुछ उसके बाद फ्रांसीसी जहाज़ में इन्होंने कुछ समय तक नौकरी भी की। फ्रांसीसियों के साथ इन्होंने कुछ समय तक नौकरी की फ्रांसीसी जहाज़ में, ठीक है ना। फ्रांसीसी उस समय मतलब प्रमुख केंद्र में थे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये मार्क्सवादी विचार के चलने वाले थे, मार्क्सवादी विचार को मानने वाले थे। मार्क्सवादी विचार, कार्ल मार्क्स आपको समझाए थे कितने अच्छे से। कार्ल मार्क्स के विचार को ये मानने वाले थे। कार्ल मार्क्स से गहरे प्रभाव में थे। कौन, हो ची मिन्ह। संघर्ष के बिना वियतनाम की आज़ादी, इनका मानना था, ये क्या मानते थे कि बात से बोलकर कहकर वियतनाम को आज़ाद नहीं किया जा सकता है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के वियतनाम को आज़ाद नहीं किया जा सकता है, बिना संघर्ष के वियतनाम को जीता नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये मानने वाले, ये मतलब ये क्या, टोटल साम्यवादी थे। साम्यवादी थे ये, ठीक है ना, टोटल साम्यवादी। 1917 में वियतनामी साम्यवादियों के गुट, ध्यान दीजिएगा, देखिए कितने बड़े नेता थे तो फ्रांस में। इनका ज़्यादातर समय यूरोप, फ्रांस, इन्हीं सब विदेशों में बीता है, तो फ्रांस में ही थे। अब फ्रांसीसियों के खिलाफ, जज्बा देखिए, फ्रांसीसियों के खिलाफ फ्रांस में इन्होंने वियतनामी साम्यवादी गुट का संगठन किया। वाह, वियतनामी साम्यवादी गुट का संगठन किया। कहाँ पर, फ्रांस में, वियतनामियों के फ्रांसीसियों के खिलाफ। और कहाँ पर, फ्रांस में ही, ठीक है ना। कब, 1917 में। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा वियतनामी समाजवादियों का गठन कब हुआ था, 1917 में। कब हुआ था, 1917 में, ठीक है, रहेगा ना, याद रहेगा ना। कम्युनिस्ट नेताओं के साथ इनकी मुलाकात भी हुई। ध्यान दीजिएगा, लेनिन आपको पढ़ाए थे वहाँ पर, तब बताए थे कि लेनिन जब वहाँ का गरीबों का सरकार बना तो वह एक पार्टी बनाया था जिसका नाम था कमिटन के तहत वो कह रहा था कि कोई भी देश को कोई देश सता रहा है या कोई देश गुलाम बनाया है या तानाशाह वहाँ की शासनीय व्यवस्था है, तो वह मेरे से मुलाकात कर सकता है, मेरे से बात कर सकता है, मैं उसकी रक्षा करूँगा, ठीक है ना। तो ये हो ची मिन्ह जो थे लेनिन के कम्युनिस्ट कमिटन के सदस्य भी थे,
ठीक है ना, इसमें ये शामिल हुए थे, इसके दौरा पर गए भी थे, इसमें शामिल हुए थे कौन से, हो चिन मी। ठीक है, अब ऐसे व्यक्ति कितना समय तक चुप रहेगा, संभव है चुप रहना, असंभव है। ठीक है ना, वियतनाम थोड़ा लेट पहुंचे, नहीं तो पहले पहुंचे थे तो बहुत ही ज़्यादा वियतनाम में तबाही हो जाता। तो कम्युनिस्ट के सदस्य थे। और दूसरा, कम्युनिस्ट नेताओं से इनकी मुलाकात थी, बातचीत थी, इन्हें पता था कि साम्यवादी क्या है, शासन व्यवस्था को कैसे दूर करना है, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इनको जानकारी थी। ठीक है ना, यूरोप में, थाईलैंड में, चीन में इनका लंबा समय बीता, ज़्यादातर इनका विदेश में ही समय बीता। ठीक है, 1925 की बात आती है तो 1925 में बोरोदिन यानी रूस में, ठीक है ना, लेनिन कहाँ था, रूस में था, तो 1925 में रूस में बोरोदिन यानी रूस में वियतनामी क्रांतियों का एक दल का गठन किया। वियतनाम में नहीं, रूस में वियतनामी क्रांतिकारियों का दल का गठन 1925 में। ठीक है ना, कहाँ पर, रूस के बोरोदिन में। ठीक है ना, और 1930 में ये पहुंचे कहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, वियतनाम आ गए। वियतनाम 1930 में। अब वियतनाम आकर सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया कि वहाँ के जितने भी साम्यवादी या समाजवादी नेताओं और छात्र थे जो वहाँ के लोकल एरिया में रह रहे थे, सबसे पहले उनको एकजुट किया, मिलाया कि पहले मिल जाओ, ठीक है ना, तब जाकर युद्ध होगा। ठीक है, तो पहले उनको एकजुट किया और एकजुट करके एक पार्टी की स्थापना की उन्होंने 1930 में वियतनाम में आकर, जिसे वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है। 1930 में आए, वहाँ के साम्यवादी समाजवादी जितने भी लोग थे, नेता थे, उनको एकजुट किया इन्होंने, एकजुट करके एक पार्टी की स्थापना की 1930 में, वियतनामी समाजवादी वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिसे आगे चलकर इसका नाम बदल दिया गया, नाम बदल कर रखा गया इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। ठीक है ना, तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो हो ची मी ने, कब, तो 1930 में, बाद में इसका नाम बदल के इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। समझ में आएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, 1943 की एक घटना है। 1943 में इन्होंने अपना नाम बदल दिया, इनका नाम था न्यूगियन वान था, इनका नाम था, इन्होंने अपने नाम को एक्सचेंज करके रखा हो ची मी। हो ची मी नाम का एक बड़ा ही अच्छा मतलब होता है पथ प्रदर्शक। ठीक है ना, पथ प्रदर्शक, इसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। तो पथ प्रदर्शक जब इसका अर्थ होता है, तो ये पथ प्रदर्शक ही तो काम कर रहे थे, मार्ग दिखाने का, रास्ता दिखाने का काम कर रहे थे, इसलिए इन्होंने अपना नाम बदलकर रख दिया हो ची मिन यानी कि पथ प्रदर्शक। ठीक है ना, याद रहेगा ना। 1943 में तो क्वेश्चन पूछेगा कि हो ची मिन अपने नाम कब बदला था, तो 1943 में। ठीक है ना, अब तो हो गया ये इनकी जीवनी, इनके बारे में कि ये कैसे थे, क्या थे। हाँ, समझिए कि एकदम पूर्णतः क्रांतिकारी थे ये, पूर्णतः समाजवादी को मानने वाला जज्बा था अंदर से, एकदम कम साम्यवादी के राह पर चलने वाले, कार्ल मार्क्स के राह पर चलने वाले। जो व्यक्ति कार्ल मार्क्स के राह पर चला वो चुप रह सकता है, संभव नहीं, बहुत दिन तक तो पक्का चुप नहीं रह सकता है। अब आती है घटना द्वितीय विश्व युद्ध की घटना। द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ही ज़्यादा हानि हुआ वियतनाम का। प्रथम विश्व युद्ध में भी हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। लेकिन एक तरह से कहा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध मतलब क्या, मूल मंत्र बन के उभरा। इनका मूल मंत्र था द्वितीय विश्व युद्ध इनके आज़ादी का। ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध से वियतनाम का गहरा प्रभाव, वियतनाम पर गहरा प्रभाव पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध का वियतनाम पर एक गहरा प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा जी, तो ध्यान दीजिएगा। वियतनाम पर शासन था फ्रांस का, फ्रांसीसियों का, लेकिन 1940 की बात है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 में फ्रांस जर्मनी से पराजित हो गया। फ्रांसीसियों का शासन था वियतनाम में, और 1940 में फ्रांस पराजित हो गया, किससे, जर्मनी से। जब फ्रांस पराजित हो गया तब फ्रांस में जर्मनी की सरकार बनने लगी, मतलब फ्रांस में जर्मनी का आधिपत्य हो गया। जर्मनी ने फ्रांस पर अपना आधिपत्य जमा लिया, और फ्रांसीसियों के जो ताकत थी वो कमज़ोर हुई। कैसे, किसी भी देश की ताकत उसके सरकार और उसके राजा से होती थी या होती है। तो जब वहाँ पर फ्रांसीसियों की सरकार टूटी
वहाँ पर जर्मनी की सरकार बनी, तो वहाँ का जो ताकत था वह टूट गया और धीरे धीरे वियतनाम में फ्रांसीसियों का प्रभाव कम होने लगा। अब इधर देखा कि फ्रांसीसियों का प्रभाव कम हो रहा है, तो जापान फिराक में था। ठीक है, जापान क्या था, फिराक में था। वो देखा कि फ्रांसीसियों का प्रभाव वियतनाम हिंद चीन से कम हो रहा है, वियतनाम से कम हो रहा है, तो ये जापान ने हिंद चीन पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। जापान ने हिंद चीन पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि बगल का ही देश था, पूर्व का देश था, तो वह हिंद चीन पर अपना प्रभाव बढ़ाने लगा। अपना प्रभाव बढ़ाकर एक तरह से कहा जाए तो 1940 में ही जापान का अधिकार हो गया हिंद चीन पर। अब जापान राज करेगा हिंद चीन पर, पहले फ्रांसीसी, अब जापान। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फ्रांसीसी पूर्ण रूप से नहीं गए, फ्रांसीसी वहाँ थे, राज तो फ्रांसीसी ही कर रहे थे, लेकिन उन फ्रांसीसियों के मालिक हो गए जापान, जापानिया। जापान ने फ्रांसीसियों के मदद से वहाँ पर राज करवाया। मतलब एक तरीका से देखा जाए तो मुखौटा जो था सामने का वो फ्रांसीसियों का था, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से राज कौन कर रहा था, जापान कर रहा था। ठीक है ना, तो इस तरह ये दो देश अब राज कर रहे थे। पहले एक ही देश था वियतनाम पर, अब यह दो देश वियतनाम के ऊपर राज कर रहे, यानी कि वियतनाम की स्थिति और भी ज़्यादा नाजुक हो गई। ठीक है ना। अब बात किया जाए इन्हीं बीच में हो ची मिन्ह ने एक नया संगठन बनाया वियतनाम में। हो ची मिन्ह ने एक नया संगठन बनाया वियतनाम में, लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम। इसे शॉर्ट में रखा गया वियतमी रखा गया। एक उग्र पार्टी, ये उग्र पार्टी थी, उग्र पार्टी बनाई। उग्र पार्टी मतलब का मार काट करने वाले पार्टी, पिछले क्लास में समझाया था आपको। उग्र पार्टी थी ये। इसे जापानियों के आधिपत्य का विरोध किया, जापानियों के विरोध करने के लिए बनाया गया। जापानियों का आधिपत्य का जमकर विरोध किया यह पार्टी ने। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, वियतनाम में, फ्रांस में, सॉरी इंडो चाइना में आपका दो प्रांत का राज हो गया, जर्मनी और जापान और फ्रांसीसी, ये दो का राज हो गया। अब दोनों के राज से वियतनामी लड़ने में असक्षम थे। भाई कैसे लड़ सकते, एक से लड़ना मुश्किल था, दो आ गए। तो ये इन्होंने क्या किया कि गोरिल्ला युद्ध का सहारा लिया फ्रांसीसियों और जर्मनियों को पराजित करने की। गोरिल्ला युद्ध का मतलब यह होता है कि आया पीछे से आकर पीछे मार के मार कर भागे, आया पीट पाट कर कूट काट के न पता भागे। मतलब क्या, गोरिल्ला युद्ध का अर्थ यह हुआ, भाई कोई आया हम खड़ा है, कोई आया पीछे से मुंह बांधा, उनका पीट पाट के कूट काट के भागे, पता ही नहीं चला कौन मारा, कौन गया, कौन आया। तो इसी को गोरिल्ला युद्ध कहते थे। ये देखिए, जहाँ पर भी फ्रांसीसी और वियतनामी जापानियों का गुट है, गुट माने क्या, फ्रांसीसियों के 10 लोग वहाँ पर खड़ा हुए हैं, खड़ा होकर बातचीत कर रहे हैं अपने में। तो ले आप 50 लोगों से उधर से और आकर उधर कूट काट के एकदम भागे। ठीक है ना। इसी तरह ये युद्ध करते, डायरेक्ट सामने से तो युद्ध नहीं कर सकते थे, क्योंकि उतना इनकी बल और शक्ति मजबूत नहीं थी कि सामने से युद्ध करे। इसलिए इन्होंने गोरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। इन्होंने गोरिल्ला युद्ध का सहारा लेकर कूट रहे थे, मार रहे थे। ठीक है ना। अब 1945 तक वियतमी ने तोकिन पर अधिकार कर लिया। ये गुट इतना ज़्यादा सक्षम बना कि 1945 आते आते तोकिन पर अधिकार कर लिया, तोकिन को अपने कब्जे में ले लिया, तोकिन से खेल दिया फ्रांसीसी और जापानियों को। ठीक है ना। अब आगे समय 1944 में, कैसे 1945 में, तो इसके पीछे थोड़ा सा रीजन है, इसलिए इसको फिर से हम समझाएंगे। 1944 में क्या होता पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको कैसे 1945 में इन्होंने तोकिन पर अपना अधिकार कर दिया, जो गोरिल्ला युद्ध करने वाले लोग थे। ठीक है। 1944 में क्या हुआ कि विश्व युद्ध के समय थोड़ा सा परिस्थिति में बदलाव आया, थोड़ी सी परिस्थिति बदली। परिस्थिति क्या बदली, ध्यान से समझिएगा कि फ्रांस पर से जर्मनी का प्रभुत्व समाप्त हो गया। मतलब क्या, देश धीरे धीरे फ्रांस चुप रहने वाला देश था थोड़ी नहीं, क्योंकि अभी तक वो कुछ दिन पहले ही तो फ्रांस में अपने आज़ादी अपने बल पर पाई थी। ठीक है, तो फ्रांस चुप रहेगा। वो कुछ ही दिन में जर्मनी को पराजित करके, जर्मनी को हटाकर अपना आधिपत्य बनाने लगा, अब अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक है ना, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। जब वापस प्रभुत्व इसका आ गया
तो अब ये आएगा कहाँ पर, अभी तो यहाँ पर किसका प्रभाव है, तो इंडो चाइना में जापानियों का प्रभाव है। लेकिन जापान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती किया, जापान ने विश्व युद्ध के समय में पर्ल हार्बर, याद रखिए जापान भी एक बड़ा ही देश माना वहाँ पर, मतलब ताकत में बड़ा देश था। और जापान ने क्या किया कि पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। पर्ल हार्बर पर आक्रमण के कारण अमेरिका गुस्सिया गया। अरे तू पर्ल हार्बर पर क्यों आक्रमण किया, पागल कहीं क्या है, गुस्सिया गया। और गुस्सिया कर अमेरिका भी विश्व युद्ध में शामिल हो गया। है कि अब हम आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जब ये पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया तो अमेरिका गुस्सिया गया, क्या अरे हम नहीं थे तो आप लोग ये कर रहे हैं, पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका गुस्सा कर कहा अब हम आ रहे हैं, हाँ तुम्हारे पापा जी आ रहे हैं। घुस गया अमेरिका ने घुसा तो अमेरिका आया, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में। कहा कि जापान समझ रहा था, जापान याद पारिए एक बार रूस के साथ में जापान का युद्ध हुआ, याद पा रहे आपको पीछे बताए थे। जापान ने रूस को हरा दिया, इतने छोटे से देश बड़े से देश को हरा दिया। तो जापान अब समझ गया था कि हम किसी को हरा सकते हैं, एकदम बलशाली हो गए, हम कहीं भी लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है। इसको पता ही भी नहीं था, ठीक है, इसका पाला अभी बड़े बड़े देशों से नहीं पड़ा है, ठीक है। जापान में रूस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा देश है, फिर भी वहाँ के जो राजा था निकोलस द्वितीय, वो थोड़ा कमजोर था, नालायक था, इसलिए ये हार गया जापान से, ठीक है। लेकिन इसे पता नहीं है कि भाई एक से एक अभी वहाँ पर देश है जो उसके सामने मुझे नहीं करना चाहिए। तो फुदू कर रहा था और पर्ल हार्बर पर जाकर आक्रमण कर दिया। तो अमेरिका क्या कर रहे भाई, पर्ल हार्बर पर आक्रमण, रुको। अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ, अमेरिका गुस्सिया गया, अरे जापान हतना मजाल तो, मतलब क्या ऐसा अमेरिका गुस्सिया गया। अमेरिका गुस्सिया कर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागा दो सीमा थे जापान में, ये शहर जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर जाकर परमाणु बम धाम लिटिल बॉय फैटमैन, दो परमाणु बम, एक लिटिल बॉय एक फैटमैन, परमाणु बमों का नाम है, ठीक है ना। हाँ, लिटिल बॉय और फैटमैन ले आकर धाए दो गिरा दिया 2 दिन के अंदर में, ठीक है ना। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया, और जब हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा जापान का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब जापान के काम जब खत्म हुआ, जापान में आओ ताओ माओ आज भी इसका प्रभाव है जापान में, लूंगा चुंगा पुंगा फायदा लेते हैं यहाँ पर। तो जापान में इसका प्रभाव पड़ गया, ठीक है। अभी जब इसका जापान में प्रभाव पड़ा तो जापान की शक्तियाँ कमज़ोर होने लगी, जापान के शासनीय व्यवस्था कमज़ोर हो गई, वहाँ पर ऐसी स्थिति, वहाँ के राजा की स्थिति खराब होने, मतलब सरकार गवर्नमेंट की स्थिति खराब होने लगी। तो जापान क्या किया कि अपने सेना को कहाँ से, तो वियतनाम से, इंडो चाइना से अपने सैनिक सेना, अपने लोगों को बुलाने लगा। आज ये भाई जापान की स्थिति खराब है, ये लोग भी वहाँ से जाने लगे, क्योंकि इन्होंने देखा कि हमारे जब देश की स्थिति खराब है तो हम यहाँ किसके बल पर राज करेंगे, ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ से इंडो चाइना से इसका जापान का प्रभाव कम होने लगा। फ्रांस तो पहले से उसका प्रभाव कम था, फ्रांस तो उसके अंदर में काम कर रहे थे। लेकिन उस समय जब जापान के प्रभाव कम हुए तो जापान के लोग वहाँ से, जापान के जो शासन करने वाले लोग थे, आने लगे अपने देश। और इसके बाद उस समय तक बताए थे आपको कि फ्रांस पर से जर्मनी का प्रभाव खत्म हो गया था। तो यानी फ्रांस भी अब आज़ाद हो गया था, ठीक है, पुनः अपने अवस्था में आ गया था। तो फ्रांस ने चाहा कि एक बार फिर से चला जाए किसके पास में, तो चला जाए इंडो चाइना के पास में, फिर से गुलाम किया जाए इंडो चाइना के। लेकिन इंडो चाइना में क्या लोग जो है वो हो चिन्मी आया है, क्या बुर्बक है का, फिर से वो गुलाम होने देगा। इसका कुछ नहीं चला, उसके बाद भी इसका कुछ नहीं चला। और ध्यान दिए, इसके कुछ ना चलने के बाद में यह पता है आपको पोटेसमन की घोषणा हुई, उसके बाद में जापान ने आत्मसमर्पण करके जापानी युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में हार गए, मान गए कि हम हार गए, ठीक है। जापानी वापस गए, यहाँ सबकी बता दिया अनाम से, ठीक है, प्राचीन एरा। और देखिए जापानी जब यहाँ पर एक गलती कर दी है, इनका तो प्रभाव नहीं चला, फ्रांसीसियों का प्रभाव तब वहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ ये दोबारा जाएंगे तो वहाँ पर कोई राज करने देगा, भाई एक बार आपका राज्य खत्म हुआ तो हो गया खत्म, ठीक है। तो इसलिए फ्रांसीसी तो अब मतलब वहाँ नहीं राज करते थे। लेकिन ये जापानी जो वहाँ से जब आए ना, तो ये बहुत ही नालायक किस्म के आदमी थे, जाते जाते भी बहुत सारे बदमाशियाँ करके, ठीक है ना। जब जापानी वहाँ से लौटे तो वहाँ का जो शासन व्यवस्था था, शासन व्यवस्था को वहाँ के राजवंश बाओदाई को दे दिया। बाओदाई याद पर ये पीछे आपको बताए थे,
राजतंत्रीय व्यवस्था में 2 पार्टी बनी थी, एक हो चिन मिंह का, एक बाओदाई का। कहे थे कि आगे अभी आएगा इसका नाम चर्चा, तो बाओदाई वही है नालायक, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी समाजवादी शासन, साम्यवादी व्यवस्था थी, समाजवादी व्यवस्था थी, इतनी बड़ी सेना थी समाजवादी की, वहाँ पर ये बाओदाई का क्या चलेगा, ठीक है। हाँ, बहुत ही जल्दी समाजवादियों के प्रभाव के कारण बाओदाई असमर्थ हो गया उन्हें कंट्रोल करने में। कहा कि हम हार मानते हैं भाई, हम जाते हैं, ठीक है ना, ये अपना आधिपत्य देश का पकड़ो, हम निकले यहाँ से, ठीक है ना। तो बाओदाई बहुत ही जल्दी इसका कहानी खत्म हो गया। और 1945 में वियतनाम को लोकतांत्रिक गणराज्य साबित कर दिया गया, यानी कि कह दिया गया कि अब 1945 में वियतनाम जो है लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया। अब यहाँ पर किसी की भी कोई समस्या नहीं है, पूरा हमारा वियतनाम जो है आज़ाद हो गया, ठीक है ना। और इस आज़ाद वियतनाम के अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो इस हो ची मिंह को बनाया गया इस वियतनाम आज़ाद वियतनाम के अध्यक्ष। इस तरह ये जो वियतनाम है हमारा 1945 में आज़ाद होकर उभरा। यहाँ पर नए गणतंत्र की स्थापनाएं हुई, ठीक है। किसी भी देश का इस पर अधिकार नहीं था 1945 के बाद, ठीक है ना। फिर भी हम कहते हैं कि पूर्ण वियतनाम की आज़ादी 30 अप्रैल 1975 को हुई थी। अभी कैसे कहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब ये वियतनाम जो था 1945 तक आज़ाद हो गया, इसके बाद वियतनाम में अब गृह युद्ध होने लगा। तो आगे बताएंगे आप इसके बाद वाले क्लास में। वियतनाम में गृह युद्ध आरंभ हो गया और गृह युद्ध के दौरान यहाँ पर फिर से अमेरिका की एंट्री होती है, अमेरिका नीति आती है, कैसे यहाँ पर होता है। उसके बाद पुनः एक बार फिर से वियतनाम आज़ाद होगा 1975 में। लेकिन याद रखिएगा कि अभी तो वियतनाम 1975 तक फ्रांसीसी और जापानियों से पूर्णतः आज़ाद हो गया। यहाँ पर किसी भी विदेश का हाथ नहीं था, किसी विदेश का दबाव नहीं था, यह पूर्णतः आज़ाद देश बन गया। कौन? वियतनाम, ठीक है ना। ऐसा समझ में। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जब ये आज़ाद हो गया तो इसके नीति क्या थी, वियतनाम की जो नीति है। अब इन्होंने अपनी नीति बनाएंगे ना अपने देश को चलाने के लिए, तो इन्होंने अपनी नीति क्या बनाई, अपनी व्यवस्था क्या बनाया, इससे अगले क्लास में हम लोग समझेंगे। एक बार फिर से जाते जाते हम बता रहे हैं आपको कि सारे हिस्ट्री का एक एक क्लास, बिल्कुल एक एक टॉपिक के साथ आपका मेरे चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 10th हिस्ट्री में अपलोडेड है। तो आप लोग उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप लोग उसे देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, सारे चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। और जो भी बच्चे आए हैं प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करते चलिएगा, इससे आपका लाभ होगा। क्योंकि इस पर केवल हिस्ट्री का ही नहीं बल्कि मैथ, साइंस, हर चीज़ का क्वेश्चन आने वाला है। साथ में आपको बोर्ड एग्जाम के लिए गेस्ट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ में।